अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। रिक्वेस्ट थी मेरे सब फैन से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आपके पूरा देखने की वजह से मेरा वॉच टाइम बढ़ता और फिर यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो पहुँचाता है। खैर, अब चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब, और उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त मेरे एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के आज की एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत किस्त नंबर 21। ईमान फातिमा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा बदन दिख रहा है? वो लब चबाते हुए गड़बड़ा कर बोली। बस मुझे फेल हो रहा है कि मेरे जिस्म में दर्द है, तो हो सकता है तुम्हारे जिस्म में भी दर्द हो, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दर्द हो रही है इसलिए मेरी हो रही है। वो गंभीर लहजे में बोला तो वो मोबाइल को सामने करके ऐसे घूरने जैसे वो सामने मौजूद हो। अच्छा, अब घूरना बंद करो। मोबाइल के जरिए ही खाने का इरादा है किया? दूसरी तरफ से अहमद ने कहा तो उसने गड़बड़ा कर इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई कैमरा तो फिट नहीं करवाया। अब इर्द गिर्द किया देख रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मैंने कोई कैमरा फिट करवाया है? इसकी बात पे इसकी आंखें हैरत से फटने के करीब थी। वो इसकी सोच पढ़ रहा था। ये बात बहुत अजीब थी। अब क्यों वर्ता हैरत में पड़ी हो? यही सब सोच रही हो ना कि मुझे तुम्हारी सोच का कैसे पता चल रहा है? नहीं तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप एक पुलिस वाले हैं, और पुलिस वालों को तके लगाने की बहुत आदत होती है, और यही आप कर रहे हैं। और वैसे भी मेरे साथ वो सब नहीं हो रहा था जो आप कह रहे हैं। ना तो मैं इर्द गिर्द देखकर कैमरा तलाश कर रही थी और ना ही मैं मोबाइल को घूर रही थी, वो चिढ़ कर बोली। अच्छा, वाकई? चलो, अगर ये बात है तो फिर चिढ़ क्यों रही हो इतना? सीधे सीधे बोल दो कि जानम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानम, रली में आपको जानम बोलूंगी? क्यों? ऐसा क्यों करूंगी मैं? क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारी जान मुझ में और मेरी जान तुम में अटकी रहती है। मेरा तो दिल तुम्हें देखकर ही शरारतों पे आमादा होने लगता है। वो तो आज के हादसे में तुम्हें दुखी देखो तो इसका लिहाज करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना आज का मौका भी जाने नहीं देता। हमारा रोमांस पहले तो हॉस्पिटल में पूरा नहीं हुआ था, मगर इस बार तुम्हारी पूरी रजामंदी से हो जाना था। इसकी बात पे नन्ही का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो अपने दिल की धड़कन को अपने कानों में सुन सकती थी। बहुत ही बेशर्म है आप। वो खिफ़्फ़त भरे अंदाज में बोली। अभी तुमने मेरी बेशर्मी मुलाहजा नहीं की? जिस दिन मैं अपने बेशर्मी पे उतरा ना, तुम इस दिन मेरे सामने निगाहें नहीं मिला पाऊंगी। और वो दिन कभी नहीं आएगा, वो उसकी बात पर जल्दी से बोली। अच्छा, वाकई? मतलब तुम्हें बेवा होने का बहुत शौक है? दूसरी तरफ से वो हंसते हुए बोला। इंतहाई कोई फजूल कस्म के आदमी हैं आप। खबरदार, आपने दोबारा मुझे कॉल की तो किया मेरी जान। वो इसकी बात के जवाब में खफीफ सा मुस्कुराते हुए बोला। तो मैं आपकी जान ले लूंगी, वो तब कर बोली। ओह रईली, फिर तो मैं बार बार करूंगा जब तक तुम मुझे अपने हाथों से मार नहीं देती। तुम्हारे हाथों से मरना भी कबूल है। मैंने सुना है कि महबूब के हाथों मरने से जन्नत मिलती है। दूसरी तरफ से हनूज गैर संजीदा अंदाज में बोला। मैं फोन बंद कर दूंगी अहमद, और दोबारा कॉल भी नहीं उठाऊंगी, वो झुंझला कर बोली। मैं फिर तुम्हारे घर आ जाऊंगा, अहमद ने कहा। वोट मजाक नहीं चल रहा यहाँ, वो तब कर बोली। मैं मजाक नहीं कर रहा, 100% संजीदा हूँ और मैं वाकई आ जाऊंगा, दूसरी तरफ से अहमद ने कहा। ओके, मर्जी है आपकी, मैं गेट नहीं खोलने दूंगी, और अगर किसी और से खलवाया तो बाबा को पता लग ही जाएगा।
फिर सुनिएगा उनकी डांट फटकार, वो मुंह बनाकर बोली। अब मैं जिस तरीके से आऊंगा तुम्हारे बाबा को खबर तक नहीं होगी, सीआईडी टीम का ऑफिसर हूं तो तुम जानती ही हो कि मेरे पास क्या हरबे हैं, अहमद ने कहा। अपने हरबे अपनी जेब में रखे और सो जाए। एक किस दे दो मोबाइल से, मैं फिर कॉल काटूंगा। उसकी डिमांड पे उसने गड़बड़ा कर फोन को देखा। क्या फजूल बचपन है, वो अपनी धड़कन को संभालते हुए बोली। तुम दोगी कि मैं यहाँ आकर लाइव लूं? दूसरी तरफ से अहमद ने कहा। मैं ऐसी बचकानी हरकत कभी नहीं करूंगा, अब मुझे सोना है, बाय एंड गुड नाइट, वो जल्दी से बोली। किस दो पहले, फिर तुम्हारी जान छोड़ूंगा। गुड नाइट मिस्टर अहमद आफंदी, वो सर झटक कर बोली और कॉल काटते हुए अपने रुखसार को हाथों से थपथपाया और उनसे तपिश निकल रही थी। फिर वो काफ़ी बनाने के लिए उठकर बाहर निकल गई और कुछ खा पी कर उसने काफ़ी बनाई और काफ़ी देर के बाद वापस अंदर आई तो सामने सोफे पे पाँव पसारे बैठी पॉपकॉर्न खाते अहमद को देखकर इसकी ऊँखी फैल गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कॉफी का मग ड्रेसिंग पे रखते इसके पास आकर बोली। पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, वो इत्मीनान से बोला। क्यों आपके घर में पॉपकॉर्न नहीं थे? वो तब कर बोली। है तो थे, मगर मैं यहाँ गुड नाइट किस लेने आया था तो तुम्हारे इंतजार में ये खाने लग गया, और वैसे भी ससुराल वालों की मुफ्त की रोटियां तोड़ने का अलग ही मजा है। ये फ्री के ही घर में मेरे पैसों के आते हैं। खैर अब किसके लिए आया तो जल्दी से दे दो। उसे महसूस हुआ कि वो आजकल बहुत ज्यादा और बेतका बोलने लगा है। आप इतनी दूर से किस लेने आए हैं, और वो भी पाइप से चढ़कर, वो दांत पीस कर बोली। अब तुम्हें फोन पे किस देना बचकाना लग रहा था तो मैंने सोचा चलो लाइव लेकर आता हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे किस दे दो ताकि मैं वापस जाकर सो जाऊं, और मुझे सुबह सीआईडी ब्यूरो पहुंचना है। वो उठकर इसके पास आते हुए बोला तो वो सख्त झुंझला सी गई और उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। प्लीज जाइए यहाँ से, अगर बाबा को पता लग गया ना तो बहुत इंसल्ट करेंगे वो आपकी। क्यों उस वक्त अपनी शामत को आवाज देने आए हैं, वो तब कर बोली। किस दे दो, मैं चला जाऊंगा, उसने अपना चेहरा इसके पास करते हुए कहा तो वो दरवाजे की तरफ देखती आंखें बंद करके उसके रुखसार पे लब रख गई। अब जाइए ना प्लीज, वो फिर से उसे उसी तरह जमे खड़े देखकर झुंझलाकर बोली। दूसरे रुखसार पे भी दे दो तो चला जाऊंगा, वो जल्दी से बोला तो वो इसकी डिमांड पे दिल ही दिल में उसे सलूती सुनाती हुई दरवाजे की तरफ देखते दूसरे रुखसार पर लब रखने ही लगी थी कि अहमद ने जल्दी से अपने लब इसके लबों के पास किए, और जैसे ही लब लबों से टकराए तो अहमद ने जल्दी से इन्हें दस्तरस में लेते हुए इसकी सांसें ही रोक डाली। वो तशनगी मिटाता पीछे हुआ तो वो गहरे गहरे भरती अपनी बेहाल सांसों को संभालने लगी। शटर, फरीबी, बदतमीज, वो गुस्से से इसके सीने पे मक्के बरसाने लगी तो अहमद ने हंसते हुए इसके बाजों को जकड़ते फिर से इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया तो वो महज फड़फड़ा कर रह गई, और उसी वक्त दरवाज़ा खोला तो वो हड़बड़ा कर इसके हिसार से निकली और सामने मौजूद हानिया को देखकर इसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक का जा रहा था, मगर अहमद बड़े इत्मीनान से उनकी तरफ बढ़ा। गुड नाइट माई स्वीट फूफू, वो हानिया को माथे को चूमते हुए बोला और फिर दोबारा टेरेस की तरफ बढ़ने लगा ताकि पाइप के जरिए नीचे जा सके तो हानिया ने उसे रोका। रुक जाओ, यहाँ से जाओगे चोट लग जाएगी, जरिए सोए ही तो गेट से चले जाओ, हानिया ने संजीदगी से कहा तो वो इत्मीनान से बाहर की जानिब बढ़ा और इसके जाते ही हानिया गुस्से से वापस पलटने लगी। मम्मा आई, सोयरम ने नहीं बुलाया था इन्हें, वो झुंझला कर बोली। मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तुमने उसे बुलाया था कि नहीं, और मुझे इस बात पे भी गुस्सा नहीं है कि वो यहाँ आया।
गुस्सा मुझे इस बात का आया है कि जब तुम उसके सामने कमजोर पड़ने लगते हो, हमेशा इसके सामने कमजोर पड़ जाती हो, वो तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। नन्ही, जब वो तुम्हारे कमरे में आया तुमने शोर मचाकर सबको इकट्ठा क्यों ना किया? हानिया ने तल्ख लहजे में कहा। सूरी ममा, लेकिन आपने भी तो बाबा को नहीं बताया ना, बल्कि इन्हें इस तरह चुपचाप जाने दिया। आपने क्यों नहीं शोर मचाकर सबको इकट्ठा किया? वो लब कुचलते हुए बोली। नन्ही, मेरा आवाज ना देना और सबको ना बताना ये और बात है, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। वो मेरे भाई का, मेरी दोस्त का बेटा है, इसलिए वो मुझे बहुत अजीज है, और वैसे भी मेरा इससे खून का रिश्ता है, लेकिन तुम्हारा जिनसे खून का रिश्ता है वो इसे पसंद नहीं करते, यानी तुम्हारे बाबा। तुम उनका मान हो नन्ही, जब इन्हें पता लगेगा कि इस तरह वो तुमसे मिलने आया और तुम चुप रही, उसे छुपा रही थी, तो क्या बीतेगी इन पे? मान टूट जाएगा उनका। हानिया ने थके थके अंदाज में कहा। तो क्या करूं मैं? रात के इस खामे सबको जगाती सिर्फ इस वजह से? वो निगाहें चुरा कर बोली। जब घर में चोर डाकू घुस आते हैं ना, तब ऐसे ही चीख पुकार कर ही बुलाया जाता है सबको, लेकिन तुम चीखना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं थी कि किसी को उसके बारे में पता चले, और तुमने ये इसलिए किया कि तुम्हारे शौहर की बेइज्जत ना हो। हानिया की बात पे वो दिक से रह गई। नहीं तो ऐसा नहीं है, वो हनूज निगाहें चुरा कर बोल रही थी। किससे झूठ बोल रही हो तुम? अपनी मुंह से? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो, और तुम्हारी इस दीवानगी भरी मोहब्बत से भी। खैर अब आराम करो, वरना तुम्हारा बेबी भी थक जाएगा, हानिया ने कहा और बाहर निकल गई। वो शर्मिंदगी से जैसे पानी पानी हो रही थी, फिर वो गिरने से अंदाज में बेड पे लेटी और ये मसम इरादा कर चुकी थी कि वो आइंदा अहमद के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेगी, और वो नहीं जानती थी कि वो कभी इसके सामने मजबूत हो ही नहीं पाए। वो दिन बदन अपनी मोहब्बत का हिसार इसके गिर्द बांधता उसे कमज़ोर से कमज़ोर तर करता जाएगा। ज़ैद करवटें बदल बदल कर थक चुका था। जब वो आंखें बंद करता, इसके कानों में सदफ का अल्तजाइया अंदाज, गड़गड़ाना, रोना, ससकना गूंजतन। वो बेचैन सा होकर उठ बैठता, फिर हार कर वो उसे देखने के लिए इसके रूम में आया तो वो चितलैटी गहरी नींद में थी। उसने पास बैठते हुए उसे बगौर देखा तो गंदमी रंगत पे जर्दियाँ सी घली थी। इसके होंठ और गर्दन पे इसकी वहशत भरी दरिंदगी के निशान देखकर वो जैसे शर्मिंदगी की उताह गहराइयों में उतर गया। वो इसका हाथ थामकर लबों से लगाते ससकने लगी। एम सो सूरी, लेकिन तुम कभी ये सूरी एक्सपर्ट मत करना जब तक मुझे कड़ी से कड़ी सजा ना दे दो। वो आहिस्ता से बोलता जमीन पे बैठकर बेड पे ठोड़ी टकाए देखे जा रहा था कि बीजी ने उठकर पुकारना शुरू कर दिया और वो पानी मांग रही थी। ज़ैद जल्दी से उठकर उनके पास आया और इन्हें पानी पिलाकर लिटाकर उनकी टांगें दबाने लगा। वो गहरी नींद में गई तो वो उठकर इसके पास आया और इसका माथा चूमते हुए पलटने ही लगा था कि सदफ ने जोर से उसका बाजू थाम लिया। नहीं, छोड़ दी ममा, भैया बचा ले मुझे। वो नींद में ही सर पटकते हुए चलाने लगी और वो तेजी से इस पे झुका। रलीकस सदफ काम डाउन, वो इसके माथे और चेहरे पे हाथ फेराते हुए बोला, और वो इसका हाथ जोर से जकड़ इस पे अपना गाल टिका कर करूट लेकर पुरसुकून हो गई। पूरी रात वो इसके पास यूं ही बैठा रहा और वहीं पे सर टकाए इसकी कब आँख लगी उसे पता तक ना चला, और फिर किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे पुकारा तो उसने सर उठाकर देखा तो जरीब खड़ा था। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। किचन में आ जाओ, चाय पीते हैं, जरीब खान ने कहा और बाहर निकल गए। वो घबराया घबराया सा उनके पीछे किचन में आया। सूरी बाबा, वो रात को नींद में डर रही थी तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, वो शर्मिंदा शर्मिंदा से लहजे में बोला।
कमाल किया हो गया भई, तुम तो ऐसे शर्मिंदा हो रहे हो जैसे कि तुमने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे बीवी है वो तुम्हारी, तुम जितनी मर्जी देर इसके पास रहो। वैसे तुम्हारी मामा ने मुझे रात को ही बता दिया था कि तुम सदफ के पास हो। वो रात को यहाँ से गुजर रही थी तो तुम इसके पास बैठे थे और तुम्हारी मामा के चेहरे पर अच्छी तरह से तुम्हारे लिए फख्र था, और जो कि मुझे भी बहुत महसूस हुआ कि तुम रात भर इसके पास बैठे रहे ताकि वो पुरसुकून होकर सो सके। थैंक यू सो मच। मेरी तरबियत को अच्छा साबित करने के लिए ज़रीब ने इसके कंधे पे हाथ रखे तफाखर भरे अंदाज में कहा तो वो जैसे शर्मिंदगी से ज़मीन में घुल सा गया और वो बोझल दिल से मुड़ा तो पीछे खड़ी तंजिया अंदाज में देखती नन्नू को देखकर दिल डूब सा गया। बाबा, जब आपकी बेटी यहाँ पर है तो आपको चाय बनाने की क्या ज़रूरत है? आप लाउंज में जाइए, मैं चाय बना कर लेकर लाती हूँ, वो ज़रीब के पास आकर बोली। अरे बेटा, आज आपके फादर मुहतरम अपनी बेटी और बेटे के लिए खुद चाय बनाएंगे। तुम दोनों जाओ, जाकर टेलीविजन ऑन करके शो देखो, मैं आ रहा हूँ बस। ज़रीब ने इसका माथा चूमते हुए कहा तो वो नन्ही के साथ बाहर आ गया। एम सूरी नैनो, शट अप, और खबरदार तुमने मुझसे बात भी की तो, और मैंने रात को मना किया था ना कि इसके पास नहीं जाना, फिर क्यों गए तुम उसके कमरे में? वो गुस्से से दबे दबे अंदाज में चीखी। माफी मांगने गया था इससे, मगर इसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी तो मैं इसके पास ही बैठ गया, वो मरे मरे से अंदाज में बोला तो नन्नू ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम्हारी इस हरकत और इनायत पर मैं ये समझने लगूंगी कि तुम इससे मोहब्बत करने लगे हो तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, मैं मान ही नहीं सकती। और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम ये सब करोगे ताकि मैं मामा और बाबा वो कुछ ना बताऊं तो फिक्र मत करो, मैं इन्हें वैसे भी ये सब नहीं बताऊंगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका मान टूटेगा उससे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रहा तुम्हारा इसके करीब जाना तो ये बात अब कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हें इसकी जिंदगी में वापस नहीं आने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सबसे बहाना करना पड़े। मैंने कब कहा कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ? मैं सिर्फ इससे शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं पूरी जिंदगी उसे खुश रखूंगा, प्लीज मुझे एक मौका तो दो ना, वो गड़गड़ाने वाले अंदाज में बोला। मुझसे मौका मत मांगो, जिसके साथ ये दरिंदगी बड़ा सुलूक किया है ना, इससे जाकर मौका मांगो। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इसके सामने जा पाओ, या फिर इससे एक मौका मांगो। तुम्हारे साथ ये सब किया होता या तुम्हारी बहन के साथ किसी ने ये सब किया होता तो क्या करते तुम? तुमने भी तो मौका नहीं दिया ना, और किसी और के किए की सजा तुमने इस मासूम को दी। मुझे तो ये सोच सोच कर शर्म आती है कि तुम इतने घटिया भी हो सकते हो। एनीवेज, अब इस पे मजीद बात नहीं होगी, वो सपाट लहजे में बोलती चैनल बदलने लगी। वो गुमसम सा बैठा था और कुछ देर के बाद हानिया भी वहां आ गई और वो तीनों बातें कर रहे थे और बस हमें किसी बात का जवाब दे देता था। ज़ैद, मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? वो ठीक हो जाएगी जल्द ही, तुम्हारा ये उदास चेहरा हमसे देखा नहीं जाता। चाय पी कर जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम पूरी रात नहीं सोए ठीक से, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। हानिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो उसका दिल जैसे मोम की तरह पिघलने लगा और आंसू अंदर ही अंदर कहीं गिर रहे थे। मेरी तो नींद ही खो गई है मामा, पता नहीं मैं कभी जिंदगी में सुकून से सो पाऊंगा भी कि नहीं। आपका बेटा इस मोहब्बत और मान का हकदार नहीं है जो आप उसे दे रही हैं। जिस दिन आपको अपने बेटे की असलियत पता चलेगी, ना जाने आपके दिल पे क्या बीतेगी। वो दिल ही दिल में इनसे मुखातिब हुआ, फिर वो अपने अंदर मचे शोर से घबरा कर चाय यूं ही छोड़ता वो उठ खड़ा हुआ। अरे बच्चे, चाय तो पी लो, ज़रीब ने कहा। बाबा, दिल नहीं कर रहा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करूंगा, वो आहिस्ता से बोला और फिर तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया।
वो किचन में आया और नन्ही की पसंदीदा बिरयानी बनाने लगा जिसमें मसाले काफी तेज डाले थे। वो सारा सामान रखकर मुरा तो अंदर दाखिल होती परीज़ा को देखकर रुख फेर लिया। वो बना इससे मुखातिब हुए फ्रिज की तरफ बढ़ी और उसमें खीर का बाउल निकाला और वैसे ही बाहर निकल गई तो वो तलमला सा उठा। समझती किया है खुद को ये, मुझे मनाना तक इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और आज भी मुझे देखकर अगनूर कर दिया। हद होती बेहसी की, अब मैं बेहिस बनकर दिखाऊंगा, नहीं बुलाती तो ना बुलाए, मैं भी नहीं बुलाऊंगा। वो बुड़बड़ाता हुआ नन्हा का नंबर मिलाने हो। किधर हो नन्हा आप अभी? और उसी वक्त आप आफंदी बुला आए, वो इंतहाई गुस्से भरे अंदाज में बोला। वोट तुम मुझ पे रोब जमा रहे हो आली, दूसरी तरफ से नन्ही ने तपे हुए अंदाज से कहा। आप यहाँ आ रहे हैं कि नहीं? वो संजीदगी से बोला। मैं हरगिज नहीं आऊंगी और तुम्हें मुझ पे रोब जमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ। सो मैं नहीं आ रही। तुम्हारा अगर मुझसे मिलने को दिल कर रहा है तो तुम आ जाओ होटल में, नन्ही ने कहा। मैं क्यों आऊँ आपसे मिलने? यहाँ पर सिर्फ अहमद आफंदी नहीं रहता, आपका दोस्त आलियार आफंदी भी रहता है। यहाँ मैं आपके लिए स्पेशल बिरयानी बना रहा हूँ, वो भी स्पाइसी किस्म की, और आपके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। ना जाने आप लड़कियाँ खुद समझते क्या हैं। एक परीज़ा है जिसको मेरी ज़रा परवाह नहीं है, उसकी तरफ से मैं भाड़ में जाऊं, इसे फिर भी कोई परवाह नहीं होगी। और दूसरी आप ही जो मेरी मोहब्बत की कद्र नहीं करती, मैं खुद को ही ख़त्म कर डालूंगा। चलो मेरी जिंदा रहते हुए मेरी कद्र नहीं, मरने के बाद तो कम अज़ कम करेंगे। वो फट पड़ा। शट अप आली, तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। अब हर वक्त लड़कियों की तरह रोते हो, हुआ किया है अब? दूसरी तरफ से नन्ही ने उसे डांटते हुए कहा। आप यहाँ आओ, मैं सब बताता हूँ, और स्पेशल बिरयानी बना रहा हूँ आपके लिए, जल्दी पहुँचना। वो नरूठे अंदाज में बोला। 1 घंटे में आ रही हो, नन्ही ने कहा और कॉल काट दी। इसने बिरयानी को दम लगाया ही था कि बाहर से नन्ही की आवाज आई। सब उसके इर्द गिर्द जुमा होकर उसे घेरे हुए थे। हटाए पीछे सब, वो नन्ही के पास जाकर बोला और उसे सबके दरमियान से खींचकर किचन में ले आया और सब हके बके से उसे देखते रह गए। इसने किचन में आकर इसका हाथ छोड़ा। क्या बदतमीजी है ये आली, सब बात कर रहे थे मुझ और तुम ऐसे खींच लाए, नन्ही तब कर बोली। क्यों बात करेगी उनसे? ये सब लोग वही है जो आप पे जब उंगलियां उठाई जा रही थी चुपचाप खड़े थे, और आप इन्हें मुआफ भी कर चुकी हैं, आलियार गुस्से से बोला। औफफ तौबा है आली, इस दिन की बात तक नहीं बोले, मुझे बुरा नहीं लगा ए मौके, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। मगर मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं इनमें से किसी से बात तक नहीं करूंगा, वो सपाट लहजे में बोला और बिरयानी प्लेट में डालकर उसे कुर्सी पे बैठाता इसके सामने रखकर वापस पलटा और अपने लिए डालकर इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। नन्ही हाथों ही से बिरयानी खा रही थी। वाओ आली, तुम तो बड़े स्खड़ होते जा रहे हो, नन्ही ने चटखारा भरते हुए कहा। मगर वो गुस्से से वो मिर्ची भरी बिरयानी के भर भर के चम्मच मुंह में डाल रहा था, इसके नाक और आंखों से पानी बह रहा था। नन्ही ने फ्रिज से जूस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हाथ से पीछे कर दिया और मजीद तेजी से खाने लगा और उसे हिचकी भी लग गई थी। बस कर दो, जब मिर्ची बर्दाश्त नहीं होती तो क्यों ये खा रहे हो? नन्ही ने इसके सामने से प्लेट खींचते हुए गुस्से से कहा। और फिर टिश्यू इसके सामने किए और वो चुपचाप मुंह साफ करने लगा। फिर नन्ही के हाथ से जूस पकड़कर एक ही सांस में पी गया। हुआ क्या है तुम्हें? अब क्या मसला दरपेश आ गया? नन्ही ने दोबारा से कुर्सी पे बैठते बिरयानी के मजे लेते हुए पूछा। मेरा मसला सिर्फ एक ही है, मस परीज़े आफंदी, और अब मैं ये मसला ख़त्म करना चाहता हूँ।
کیا مطلب؟ ننو نے اس کی بات پہ چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس کی غیر متوقع بات پہ پانی پیتی ننو کو اچھو لگ گیا۔ جاری ہے۔